Hey guys, welcome back to another video. I am Kanika and you are reaching us through Unicom. So we are here with another video in Indian Partnership Act. We are going to complete our Indian Partnership Act today and we are having Unit 2 Part 2 as well as Unit 3 in today's lecture. So we are going to discuss the important points and the summary of the chapter. Again, it is a disclaimer that these videos are only for revision purpose. आपके जो videos दिए जा रहे हैं उसमें पूरे concepts cover नहीं हो रहे हैं. तो अगर अभी तक आपने ये concept एक बार भी नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियोस पे जाएं, उन्हें कंप्लीटली पढ़ें और फिर यहाँ आए अपने रिवीजन के लिए. अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट या आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज ये काफी स्पीड में है और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ कवर किया जा रहा है. चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस जो हमने यहाँ पे जो भी पॉइंट्स कवर किए हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं. आप उन्हें जरूर फॉलो करें, तब आपको उसके बाद में ये कंप्लीटली कवर हो जाएगा. देन द नेक्स्ट थिंग इज कि हमने जो लास्ट वीडियो किया था वो एक अमेंडमेंट वीडियो था, यानी कि चेंजेस के लिए वीडियो था जो कि दिसंबर एग्जाम्स के लिए, दिसंबर 21 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें बिकॉज वो वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है. वो चेंजेस आपको मॉड्यूल में करने हैं और अपने नवंबर एग्जाम्स के लिए उसे इम्प्लीमेंट करना है. अगर आप वो नहीं करते हैं और उस पर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर अगर ओल्ड मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है तो उसे गलत माना जाएगा. ओके, तो आप उन चेंजेस को जरूर इम्प्लीमेंट कर लें. अगर वो वीडियो अभी तक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज ऊपर आई बटन पे दोनों जगह प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसे वहां से जरूर लीजिए और उस वीडियो को जरूर. सेकेंड थिंग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको केस स्टडी क्वेश्चंस या केस स्टडी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए या नहीं, बट ड्यू टू लैक ऑफ कमेंट्स एंड लैक ऑफ योर रिस्पॉन्स वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट वीडियो और इसीलिए हमने इस बार इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का ही वीडियो दिया है. इन केस यू वांट कि वहां पे आपको एक स्पेसिफिक केस स्टडी वीडियो आए और वहां हम हमारे शेड्यूल से चेंज करके आपको स्पेशल वीडियो दें, तो उसके लिए प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि उसके नीचे आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें. एक तो वो हमें बहुत मोटिवेशन देता है दैट यू आर एक्चुअली स्टडिंग एंड आपको उससे बेनिफिट हो रहा है, आपका काम हो रहा है. दूसरी चीज वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि वेदर यू एक्चुअली नीड इट और वी कैन गो ऑन विद इट. सो आपके लिए इट्स अ टास्क कि आपने अब तक के चैप्टर्स यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट किया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कंप्लीट किया है, प्लस आपने अमेंडमेंट सब देख लिए हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये आपको नीचे मेंशन करना पड़ेगा. अपनी अटेंडेंस मार्क करते जाए और साथ में अगर इसमें रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी वहां बताएं. तो नीचे कमेंट सेक्शन में आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हम ऑलरेडी आपके इम्प्लाइड अथॉरिटी और रिलेशनशिप अमंग पार्टनर्स, रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टीज हम कंप्लीट कर चुके हैं. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज related to the effect of notice to a active partner. अगर हम बात करें कि एक एक्टिव पार्टनर को यानी कि जो डिसीजन वहां पे ले रहा है उनको कोई भी तरह का नोटिस दिया जाता है, कोई भी तरह का कोर्ट का समन दिया जाता है, तो वो उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा. भले ही आपके बाकी पार्टनर्स की उस डिसीजन में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बट एन नोटिस टू एन एक्टिंग पार्टनर एक्ट्स एज अ नोटिस टू द एंटायर फर्म. उसका अगर कुछ भी लाइबिलिटी आता है, कोई भी लाइबिलिटी वहां क्रिएट होता है तो उसका पेमेंट फर्म को ही करना है until unless except in case of fraud. अगर फ्रॉड है जहां पे फर्म को भी नहीं पता है तो अलग बात है, तब आप एक पार्टनर को लायबल कर सकते हैं. एल्स एक पार्टनर को दिया गया नोटिस ये ही माना जाएगा कि आपकी फर्म को नोटिस दिया गया है. उसमें अगर कोई भी तरह का लायबिलिटी आता है तो वो आपकी फर्म की लायबिलिटी होगी. फाइन. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी. अब तक जो हम देख रहे थे उसमें हम देख रहे थे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसे होती है, पार्टनर्स का कनेक्शन कैसे होता है. अब हम क्या देखेंगे कि थर्ड पार्टी यानी कि किसी और की तरफ क्या लायबिलिटी होती है. तो इसका एक ही कंक्लूजन हमें समझ में आता है कि चाहे गलती फर्म की हो चाहे पार्टनर की हो, थर्ड पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए. सो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ फर्म. फर्म के एक्ट के लिए पार्टनर की क्या लायबिलिटी है तो हमें बहुत अच्छे से पता है. सर म्यूचुअल एजेंसी है, आप इंडिविजुअली भी लायबल हो, आप पूरे फर्म के साथ भी लायबल हो, तो सर यहाँ पे ऑब्वियसली पार्टनर इज लायबल. तो आप
आपके फर्म के द्वारा लिए गए डिसीजन में भले ही उस पार्टनर का कोई पार्ट रहे ना रहे, आपको यहाँ पे लायबिलिटी तो लेनी पड़ेगी अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, अगर किसी भी थर्ड पार्टी के साथ नुकसान हुआ है। नेक्स्ट लायबिलिटी ऑफ फॉर्म देख रहे हैं हम, फॉर द एक्ट ऑफ पार्टनर। अगर एक ही पार्टनर ने डिसीजन लिया है और उससे कोई इंजरी हो रही है, उससे कोई लॉस हो रहा है किसी थर्ड पर्सन को, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई इंजरी हो रही है तो फॉर्म लाइबल है, ठीक है, ये तो हमें पता है। ये तो म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट ही ये कहता है ना आपको कि अगर एक पार्टनर की गलती है तो पूरी फॉर्म लाइबल है, अगर फॉर्म की गलती है तो पूरा पार्टनर जो एक एक व्यक्ति है वो सब लाइबल है। तो ये बात में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में हमने एक पॉइंट कहा है कि अगर एक मिस एप्लीकेशन है पार्टनर के द्वारा, यानी इसके अंदर दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो पार्टनर जो है वो अपनी अथॉरिटी में काम कर रहा है, ठीक है, उसने पैसा रिसीव किया है। मिस एप्लीकेशन जो है वो केवल फंड्स का होगा, वहां पे आपके पास मनी या प्रॉपर्टी अगर आपने रिसीव कर ली है विद इन अथॉरिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने अथॉरिटी में वो एप्लीकेशन या मनी रिसीव किया है, उसके बाद में आपने क्या किया, उसे मिस यूज किया या मिस अप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी पार्टनर ने ये गलती करी है और यहाँ पे उसने जानबूझ के ऐसा किया है तो भी फर्म की लायबिलिटी रहेगी। वाई? बिकॉज उसने अपनी अथॉरिटी में ये काम किया है, उसने अथॉरिटी से पैसा रिसीव किया था। तो वहां पे एक जो कस्टमर है उसको वहां पे बिल्कुल नॉलेज नहीं होगा कि वहां फर्म की लायबिलिटी है या पार्टनर की लायबिलिटी है। तो अगर उसने अपनी अथॉरिटी में मनी या प्रॉपर्टी रिसीव करी है, मिसअप्लाई कर दिया है, तो पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी, थर्ड पार्टी को आपको पैसा देना पड़ेगा। फाइन, तो ये आपका 3 पॉइंट आता है। अगर पार्टनर की गलती है तो फर्म लायबल है, फर्म की गलती है तो पार्टनर लायबल है। थर्ड, इन केस ऑफ मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर, वहां पे फर्म को लायबल किया जाएगा और फर्म की लायबिलिटी रहेगी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी। फाइन, तो ये 3 पॉइंट इसमें कवर हो जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जा सकता है या नहीं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्टनरशिप जो है एक एग्रीमेंट पे बेस्ड है और एग्रीमेंट्स जो हम करते हैं वो ट्रस्ट पे बेस्ड होते हैं। तो हमारे पास में एक पॉइंट ये बहुत ही क्लियर निकल के आता है कि पार्टनरशिप में ट्रस्ट होना इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आप किसी थर्ड व्यक्ति को नहीं जानते, उनके साथ में आपका एग्रीमेंट नहीं है, तो वी आर नॉट हैविंग शेयर्स विच आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जैसे कि कंपनी में होता है कि आप अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो ट्रांसफर है यानी कि जो रिसीव कर रहा है, क्या उसके पास भी सेम राइट्स रहेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। बट इन केस किसी पार्टनर को रिक्वायरमेंट है अर्जेंट फंड्स की या वॉट एवर रीजन दे वांट टू ट्रांसफर इट, तो वो सेल या मॉर्टगेज के तौर पे उसे ट्रांसफर तो कर सकते हैं। वो एब्सोल्यूट ट्रांसफर हो सकता है, मॉर्टगेज में हो सकता है, किसी भी तरीके से ट्रांसफर तो आप कर सकते हो। बट जो रिसीवर है, जो ट्रांसफरी है, क्या उसे सारे राइट्स मिलते हैं? तो यहाँ पे हमने कहा कि नहीं, उन्हें सारे राइट्स तो नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफिक राइट्स को ब्लॉक कर दिया है, जैसे कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में नहीं आ सकते। हम किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं बिकॉज वी लाइक देयर वे ऑफ डूइंग वर्क एंड वी हैव अ रेपो विद देम, वी हैव अ टेम्पो विद देम। बट यहाँ पे उनसे अगर किसी अन्य व्यक्ति को हम ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमारे पार्टनरशिप में नहीं है, तो हम उनके कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। हम उन्हें हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो अकाउंट्स नहीं मांग सकते और वो बुक्स को चेक नहीं कर सकते। बट अगर डिसोल्यूशन हो रहा है, यानी कि आप बंद कर रहे हैं अपनी फर्म को, तो जरूर वो अपना शेयर कितना बनता है, क्या आपने सही से कैलकुलेशन किया है या नहीं, ये सब जानने के लिए, वहां पे असेट्स का शेयर जानने के लिए अकाउंट्स मंगवा सकते हैं, बुक्स को चेक कर सकते हैं। बट ये सब सिर्फ आपके डेट ऑफ डिसोल्यूशन के आसपास की ही चीजों को वो चेक कर पाएंगे। इन शॉर्ट, हम उनको सिर्फ इतना राइट देते हैं कि आप जो भी उनका प्रॉफिट का शेयर है, वो प्रॉफिट का शेयर आप रिसीव कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपका कोई शेयर बनता है, आप वो रिसीव कर सकते हैं। उसके अलावा उनके पास में कोई भी राइट्स नहीं है। फाइन, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस ए डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफी बार देखा गया आपके आरटीपी एमटीपीज में भी। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। देन माइनर एडमिटेड टू द बेनिफिट, ये हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि सर जो माइनर है उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट की राइट नहीं होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप में भी एंटर नहीं कर सकता। पर कहीं पे भी ये नहीं है कि माइनर को बेनिफिट नहीं मिल सकते, राइट।
तो हमने कहा अगर पार्टनरशिप में ऑल पार्टनर्स अग्री करते हैं तो आप माइनर को पार्टनर तो बना सकते हैं, आप वहां पे बेनिफिट्स में तो एडमिट कर सकते हैं। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ चुके हैं। तो उस पॉइंट में तो हमें कोई इश्यूज नहीं है कि माइनर वहां पे पार्टनरशिप में एडमिट हो सकता है फॉर बेनिफिट्स। बट माइनर के पास में क्या राइट्स हैं, कब उसको अपने डिक्लेरेशन देने होते हैं, तो हमने कहा कि सर देखो, जब माइनर मेजर हो जाता है यानी कि आफ्टर क्रॉसिंग 18 ईयर्स ऑफ एज, तब माइनर को ये इलेक्ट करना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं, उसे वहां पे कंटिन्यू करना है या उसे एग्जिट करना है। तो अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है, इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर, तो उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज वहां से शुरू हो जाएंगे जिस दिन से वो बेनिफिट्स में एडमिट हुआ है, और उस दिन से लेके अब तक की सारी लायबिलिटीज के लिए माइनर लायबल होगा। बट वहां पे उसको शेयर ऑफ प्रॉपर्टी भी वही मिलेगी जो उसका एंटाइटलमेंट था एज अ माइनर, फाइन। बट अगर वो ये बोलता है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, ही वांट्स नॉट टू इलेक्ट एज बीइंग अ पार्टनर, तो क्या होगा, उसकी राइट एंड लायबिलिटीज जो है वो उस वक्त तक, जब तक उसने ये नोटिस दिया है उस वक्त तक तो रहेगी एज अ बेनिफिटर, राइट, उसी के हिसाब से रहेगी जैसे पहले चल रही थी। उसके बाद उसके जब नोटिस देने के बाद कि किसी भी डेट के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी लायबिलिटी के लिए माइनर विल नॉट बी लायबल, फाइन। और वो उस दिन तक, नोटिस के दिन तक के सारे बेनिफिट्स, प्रॉपर्टी में शेयर, आपके प्रॉफिट्स में शेयर, हर तरह के बेनिफिट्स के लिए एलिजिबल है, वो वहां पे बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं, फाइन, क्लियर। तो ये पॉइंट आए जब माइनर इलेक्ट करता है पार्टनर बनना या नहीं बनना, राइट। उसके बाद पॉइंट आता है कि माइनर को इलेक्ट कब करना है, कितना टाइम में माइनर को बताना जरूरी है। तो इट इज एसेंशियल दैट माइनर 6 महीने के अंदर, मतलब मेजोरिटी अटेन करने के 6 मंथ के अंदर ये नोटिस दे, या फिर अगर उसे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हुआ है या वो किसी पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिशियरी था, तो क्या होगा, तो जिस दिन उसे पता चलता है उसके 6 महीने के अंदर, यानी आपके पास में 2 डेट आ गई, एक तो बर्थडे हो गया, यानी कि आपके मेजर होने के 6 मंथ्स के अंदर आपको बताना है, या फिर जब उसके नॉलेज में आता है उसके 6 मंथ्स के अंदर आपको बताना है। पर ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि हमें लेट पता चला है, हमें इसका इंफॉर्मेशन नहीं था, और ये चीज माइनर को ही प्रूव करनी पड़ेगी, वरना उसे पार्टनर मान लिया जाएगा, और वहां आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दीज 6 मंथ्स आपको पार्टनर मान लिया जाएगा, और फिर उसके बाद में फर्म की सारी लायबिलिटीज के लिए माइनर लायबल हो जाएगा, सेम एज दैट ऑफ अ पार्टनर। उसको भी अपने प्रॉपर्टी से लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी या फिर अपने बिहाफ पे लायबिलिटी पूरी करनी पड़ेगी, पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड एज अ बेनिफिशियरी इन द फर्म, करेक्ट, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, हम ये देख रहे हैं कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट के। तो हमें पता है, देखो इंट्रोडक्शन यानी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमारे पास कुछ तरह के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, और पार्टनर के एडमिशन के बाद वाली सारी लायबिलिटीज, एडमिशन के बाद वाली सारी लायबिलिटीज के लिए, राइट्स के लिए न्यू पार्टनर एलिजिबल है। पहले वाली किसी भी लायबिलिटी के लिए, राइट के लिए न्यू पार्टनर को कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे राइट्स एंड लायबिलिटी की हम बात करते हैं फ्रॉम डेट ऑफ एडमिशन, आपका जो न्यू डीड है, जो डेट ऑफ एडमिशन हुआ है उस दिन से आपकी लायबिलिटीज हैं, उसके दिन के बाद में ही आपकी राइट्स हैं। बट अगर हम यहाँ बात करते हैं रिटायरमेंट की या फिर डेथ ऑफ द पार्टनर की, तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन स्टार्ट होते हैं। एक छोटी सी चीज आपके लिए मिस हो गई है कि माइनर जो है, माइनर वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस, उसमें से काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे गए हैं, राइट। अब हम मूव करते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के लिए। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में क्या जरूरी है, देखिए अगर पार्टनरशिप बाय विल है तो आप नोटिस देके रिटायर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहां पे पार्टनरशिप में आपने नोटिस दिया है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स है, तो आप एग्रीमेंट कर लीजिए, रिटायर हो जाइए। पर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे एक नोटिस देना पड़ता है, कहाँ, पार्टनर्स को भी, प्लस एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है दैट आई एम रिटायरिंग। तो हमारे पास यहाँ पे कट ऑफ डेट क्या आती है, यहाँ पे कट ऑफ डेट आती है पब्लिक नोटिस की। जब तक आप पब्लिक नोटिस दे रहे हैं उस दिन के पहले वाली हर डीड के लिए आप लायबल हैं, और उस दिन के बाद वाली डीड्स के लिए आप लायबल नहीं रहेंगे, आपकी लायबिलिटी डेट ऑफ पब्लिक नोटिस से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि थर्ड पार्टी की तरफ आपकी लायबिलिटी कब खत्म होती है। What if for the period between notice to partners and the public notice, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पार्टनर लायबल होगा, क्यों, इट इज बाय पार्टनर बाय एस्टॉपल, जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ लिया है,
फाइन, तो ये रिटायरमेंट का प्रोविजन है। देन नेक्स्ट प्रोविजन आता है एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर। एक्सपेल्शन ऑफ पार्टनर मतलब पार्टनर अपनी मर्जी से फॉर्म के बाहर नहीं गया है, पार्टनर को निकाला गया है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप। तो इसमें हमने क्या किया, कुछ कंडीशंस पुट इन करी है कि इनके बिना आप किसी को निकाल नहीं सकते हैं, एक्सपेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस राइट का काफी मिसयूज होने के चांसेस होती है, राइट। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जैसे कि एक्सपेल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में होना चाहिए, मतलब अगर उसने कोई फ्रॉड किया है जो कि फर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस तरीके से कोई चीज होने के कारण ही आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। सिर्फ पर्सनल बायस के बेसिस पे आप बाहर नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, आपको पार्टनर को जिसको आप बाहर निकाल रहे हैं उसको नोटिस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में रिटायरिंग पार्टनर ने नोटिस दिया था, अब फर्म नोटिस दे रही है पार्टनर को दैट वी आर गोइंग टू एक्सपेल एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका मतलब आपको क्या कहना है, आप यहाँ पे आके कह सकते हैं कि हम आपको क्यों नहीं निकालें, व्हाई शुड वी नॉट टेक दिस स्टेप, राइट। तीन बेसिक कंडीशन होगी, एक तो इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होना चाहिए, एक एक्सपेल्शन पार्टनर को, एक्सपेल्ड पार्टनर को नोटिस देना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, करेक्ट। उसके अलावा हमने कहा इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप या फिर गुड फेथ। क्या होगा कि हमने उसे गुड फेथ में निकाला है, तो हमने यहाँ कहा कि सर गुड फेथ में निकालने का मतलब होता है कि सबसे पहले तो आपके पास में राइट होनी चाहिए, यानी कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट में ये होना चाहिए कि हम उसे एक्सपेल कर सकते हैं, हम एक पार्टनर को एक्सपेल कर सकते हैं, करेक्ट। देन द नेक्स्ट थिंग इज उसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट है। वहां पे मेजॉरिटी जब तक नहीं आएगी, सारे पार्टनर्स नहीं मानेंगे, तब तक आप उसे एक्सपेल नहीं कर सकते। और गुड फेथ का मतलब आ जाएगा कि उसमें किसी भी तरह का पर्सनल बायसनेस या पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप वहां पे फर्म को नुकसान हो रहा था, बिजनेस को नुकसान हो रहा था, इसलिए उस व्यक्ति को बाहर निकाल रहे हैं, एल्स शायद आप उन्हें बाहर नहीं निकालते। फाइन, करेक्ट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इट इज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनर अब आगे की डेट्स पे करने के लिए लाइबल नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा इंसॉल्वेंसी के लिए, इंसॉल्वेंसी में जैसे ही ये डिक्लेयर हो जाता है, कोर्ट का नोटिस आ जाता है, यानी कि एजुडिकेशन कंप्लीट हो जाता है, इट इज एजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, तो क्या होगा, उनकी लाइबिलिटी उस नोटिस की डेट से खत्म हो जाएगी। अगर आप उनके ईस्टेट से कुछ पैसा रिकवर कर सकते हैं, फाइन, वेल एंड गुड, एल्स उनकी किसी भी तरह की लाइबिलिटी नहीं रहेगी फॉर फर्दर एक्ट्स। फाइन, क्लियर। तो ये आपके इंसॉल्वेंसी के प्रोविजंस हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका डिजीज पार्टनर। देखिए डिजीज पार्टनर में क्या होता है, अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ उनकी सारी लाइबिलिटीज खत्म हो जाती है, वहां पे आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो एलआर है डेथ पार्टनर का, उनको भी कोई भी ई स्टेट में से पैसा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ पे किसी तरह का पब्लिक नोटिस देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फाइन, तो आपके पब्लिक नोटिस देने की रिक्वायरमेंट कहाँ आती है, पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट आती है रिटायरमेंट के केस में और एक्सपेल्शन के केस में, इंसॉल्वेंसी और डेथ के केस में नहीं आता है। आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्सपेल्शन में, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पॉइंट पूछ सकते हैं, प्लस यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इस पोर्शन में से ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर होते हैं और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें हमें क्या देखना है कि आपका जो पार्टनर है जो कि फर्म से बाहर जा रहा है, उनकी लाइबिलिटी कब तक है और किस तरीके से वो फुलफिल कर सकते हैं। फाइन, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस। तो देखो सर, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि ये जो है ये अलाउड होते हैं। ये यहाँ पे आप अगर किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं कि वो कंपीटिंग बिजनेस ना कर पाए, तो पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, भले ही वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या ना हो, हमें यहाँ पे उसी फर्म का नेम यूज करना अलाउड नहीं है। ना ही आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम उस फर्म के लिए आज भी काम कर रहे हैं, और ना ही आप उनके क्लाइंट्स को ले सकते हैं, उनके क्लाइंट्स को सॉलिसिट कर सकते हैं, राइट। तो ये तीनों पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं, चाहे फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट है चाहे नहीं है, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या कहा कि अगर एग्रीमेंट है तो हमें एग्रीमेंट फॉलो करना है। ऑब्वियसली फिर तो हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वो सारी कंडीशन माननी है जो अग्रीमेंट में लिखी हुई है। रेस्ट्रिक्शंस इंपोज की जा सकती है, करेक्ट, बट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली। क्लियर।
एक छोटा सा टॉपिक है, ये भी आपका कवर हो जाता है। यानी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सर अगर उनको बाहर निकाला जा रहा है तो और उन्हें रोका जा रहा है तो इट इज अलाउड, कोई इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, राइट। देन द नेक्स्ट पॉइंट, राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने लिखा है सब्सिक्वेंट, यानी कि आपके आउटगोइंग पार्टनर आफ्टर द रिटायरमेंट, एक्सपेल्शन, डेथ या वॉट एवर द केस में भी, इंसॉल्वेंसी, उसके बाद में भी अगर आपने अकाउंट्स सेटल नहीं किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि अगर आपने अकाउंट सेटल नहीं किए हैं और आप बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो वहां पे जो बाद में प्रॉफिट्स कमाए गए हैं उनके शेयर को, उनके पैसे को यूज करते हुए जो प्रॉफिट्स कमाए गए हैं उनका क्या होगा, क्या उसमें से उनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा? उस पे हमने बात करी है कि यस यू कैन क्लेम, आउटगोइंग पार्टनर्स की एक स्पेसिफिक राइट होती है कि अगर उनके डेथ, रिटायरमेंट, एक्सपेंशन के बाद में भी अगर उस बिजनेस को कंटिन्यू किया जा रहा है, उसका अकाउंट सेटल नहीं किया गया है ऑन डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो क्या होगा, तो आप वहां पे क्लेम कर सकते हैं। क्या? शेयर इन प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं, जो भी आपका सब्सिक्वेंट प्रॉफिट में शेयर बनता है वो, या फिर और इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे और है 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं। फाइन, तो ये और आता है यहाँ पे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो हो गया आपका शेयर इन प्रॉफिट या फिर 6% ऑन कैपिटल, ये आप क्लेम कर सकते हैं कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके बदले में हमें ये रिटर्न चाहिए, और ये आपका पॉइंट रहेगा। फाइन, क्लियर है। और दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस, यहाँ पे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, so दिस वाज योर यूनिट नंबर 2 फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो हमारा यूनिट नंबर 3 आ रहा है वो है रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि किस तरह से आपको फर्म को रजिस्टर करवाना है और अगर उसको डिसॉल्व करने की बात आती है तो किस तरीके से आप उसे डिसॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी नहीं है, यानी अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको नीड नहीं लगती है तो आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। क्या? अगर आप, पहले बात हम ये करते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, जो भी आपके एरिया का रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है उनके पास आप जाएं, वहां पे आप फॉर्म फिल करें, अपने डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका फर्म का नाम, आपके पार्टनर का नाम, आपके काम करने की जगह, आपके पार्टनर्स के एड्रेसेस, उनकी आईडी प्रूफ्स, अपने फर्म के बारे में डिटेल, क्या काम है, किस तरीके से है, ये सारी डिटेल्स आप वहां पे जमा करवाएं और वहां आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप चाहे तो खुद जाके जमा करवा सकते हैं, आपको चाहिए तो आप पोस्ट करवा सकते हैं और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बहुत ही सिंपल सा मोड है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के। देखिए, अगर आपकी फर्म एक आइडेंटिटी नहीं है तो फर्म से बेसिक लीगल राइट्स ले ली जाती है, जैसे फर्म किसी पार्टनर पे केस नहीं कर सकती है, ना ही फर्म किसी थर्ड पार्टी पे केस कर सकती है, और ना ही पार्टनर आपस में फर्म के किसी मैटर पे केस कर सकते हैं। राइट, 3 पॉइंट हो गए। फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर पाएगी, थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर पाएगी, और पार्टनर्स आपस में किसी भी फर्म के मैटर पे केस नहीं कर सकते, बट आपका थर्ड पार्टी जो है वो फर्म पे हमेशा केस कर पाएंगी। वो उस राइट को हम बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं होने देते हैं। उसके अलावा आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी फर्म के शेयर के लिए, केवल हम शेयर की बात कर रहे हैं कि केवल अपने शेयर के लिए वो वहां पे केस कर सकते हैं। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ आपके पास कि कुछ चीजें एक्सेप्शन में है, 2 लीगल राइट्स फर्म को नहीं मिल रही है पर थर्ड पार्टीज वहां पे आराम से स्यू कर पाएगी। पार्टनर्स को वहां डिसोल्यूशन के लिए या अपने शेयर के लिए केस करना है, यू कैन डू सो, और ऑफिशियल असाइनी है, इंसॉल्वेंट हो गए हैं तो भी कोर्ट के सारी राइट्स वहां पे एप्लीकेबल है। सिर्फ फर्म का नुकसान है, फर्म कोई भी तरह का केस, सूट वहां फाइल नहीं कर पाएगी। फाइन, उसके बाद में ये एक इंपॉर्टेंट सी चीज आती है, जब हम नॉन रजिस्ट्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं, इस पे 1-2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपका देखा गया है। फाइन, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन, जब हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, देखिए बहुत ही छोटा सा पॉइंट रहता है ये। जब हम फर्म की बात करते हैं तो वहां पे आता है कि हमने बिजनेस, हमारा जो बिजनेस है वो ही बंद कर दिया है, यानी कि पूरा का पूरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है। जबकि हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास कोई एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एक्सपेल्शन या इंसॉल्वेंसी का केस है, यानी अगर 5 लोग काम कर रहे थे तो अब उसमें 4 लोग काम कर रहे हैं, 6 लोग काम कर रहे हैं, बट इसमें
चेंज हुआ है। फाइन, तो हमने कहा बिजनेस तो बंद नहीं होगा, आपका अग्रीमेंट जैसे भी चेंज होना है आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में सिर्फ एग्रीमेंट चेंज होता है, जबकि फर्म में पूरा बिजनेस बंद हो रहा है, पूरा बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स, ठीक है। उसी के बेसिस पे सारी चीजें डिपेंड करती है। वाइंड अप के केस में भी ऑब्वियसली फर्म में आपको वाइंड अप करना जरूरी है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। पार्टनरशिप अगर आप वाइंड अप नहीं करते हैं तो इट्स फाइन, आपको सिर्फ एक अग्रीमेंट नया बनाना है, कोर्ट के ऑर्डर से डिसॉल्व हो सकता है। पार्टनरशिप में कोर्ट का ऑर्डर काम नहीं आता है, वो तो आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट है, अपने बेसिस पे आप काम कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप में बिजनेस बंद हो, जबकि फर्म में ऐसा जरूरी होता है। फाइन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करना चाहते हैं आप तो फर्म में तो कंपलसरी है, पर पार्टनरशिप में अगर आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमने जो भी प्रोविजन पढ़ा आप उसके अकॉर्डिंग सेटलमेंट कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं, बुक्स बंद करने की जरूरत नहीं होती है। राइट, तो ये आपका बेसिक सा बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, इतना कोई डिफरेंस इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जो पॉइंट आ रहा है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि डिसोल्यूशन के क्या मोड्स होते हैं। राइट, तो डिसोल्यूशन के क्या मोड्स होते हैं, तो देखिए हमने डिसोल्यूशन को दो बेसिक क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। एक तो हमने कहा कि कोर्ट को बीच में नहीं लाते हैं, वॉलंटरली अगर हमारे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम आराम से नोटिस देके रिटायर हो रहे हैं, दैट इज अ वॉलंटरी डिसोल्यूशन, वहां पे कोर्ट का बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, आप आराम से डिसॉल्व कर सकते हैं। बट सेकेंड पॉइंट क्या आता है, सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आप कोर्ट को बीच में लाना चाहते हैं, कोर्ट को इन्वॉल्व करके डिसॉल्व करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप कोर्ट को इन्वॉल्व भी करवा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं आएंगे। राइट, तो पहले हम बात करते हैं वॉलंटरी डिसोल्यूशन की। वॉलंटरी डिसोल्यूशन में हमने कहा सर एग्रीमेंट है पार्टनरशिप का कि इस टाइम पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फाइन, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, डिसॉल्व हो गया। कोई काम के लिए हमने बात करी हुई है कि कितने टाइप्स की पार्टनरशिप होती है, स्पेसिफिक पार्टनरशिप हो सकती है, टाइम बाउंड पार्टनरशिप हो सकती है, जनरल पार्टनरशिप हो सकती है, तो वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। एग्रीमेंट से आप आराम से उसे डिसॉल्व करवा सकते हैं। फाइन, देन नेक्स्ट कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन में हमने क्या कहा, हैपनिंग ऑफ इवेंट, कोई ऐसा इवेंट हो गया कि बिजनेस अनलॉफुल बन गया है या किसी भी कारण से आपको कंपलसरीली उसे डिसॉल्व करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया है, लॉ चेंज हो गया है या हमारा पार्टनरशिप अभी कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई सिचुएशन हो गया है तो आपको वो कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ सकता है, बट अगेन विद द कंसेंट ऑफ पार्टनर होगा और यहाँ पे भी विद द परमिशन ऑफ ऑल द पार्टनर्स, एकदम एज पर कॉन्ट्रैक्ट डिसोल्यूशन हो रहा है। फाइन, क्लियर। देन हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी। हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसी का क्या मतलब है कि डेथ ऑफ पार्टनर है, एजुडिकेटेड इंसॉल्वेंसी है, या फिर एक से ज्यादा अंडरटेकिंग के जिसके लिए लिया था, टाइम के लिए लिया था, वो खत्म हो गया है, अंडरटेकिंग खत्म हो गई है, हमें पता है ये कंप्लीट होने वाला है, तो उनके कारण अगर कुछ भी आपका डिसोल्यूशन है तो वो नॉर्मल सा डिसोल्यूशन हो जाएगा और आपने नोटिस दिया है, एट विल थी, जब भी पार्टनर्स की मर्जी है तब वो उसे कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि चार बहुत ही सिंपल से पॉइंट हो गए सर। एक तो हमने सोचा आपसी कंसर्न से हमने नोटिस दिया और उसके बाद में हमने उसको डिसॉल्व कर दिया। दूसरी बात हमने कही कि लॉ के कारण कंपलसरी हो गया, लॉ में चेंज हो गया, कंपलसरी हो गया बंद करना। राइट, थर्ड हमने कहा कि कोई कंटिंजेंसी हो गया कि सर हम उसे नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से हम वहां पे उसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, कंटिंजेंसी हो गया है, यानी कि किसी की डेथ ऑफ द पार्टनर हो गया है या फिर कोई टेन्योर खत्म हो गया है, एडवेंचर जो था वो खत्म हो गया है, तो उसके कारण हमने फॉर्म बंद कर दी है। फोर्थ हमने कहा कि सर नोटिस दिया था एक पार्टनर ने कि हम बंद करना चाहते हैं, हमने बंद कर दिया, दैट इज द रूल, हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोर्ट कब इंटरफेयर करेगा। कोर्ट कब इंटरफेयर करेगा, कोर्ट तब इंटरफेयर करेगा जब पार्टनर्स आपस में उसे रिजॉल्व करने के लिए रेडी नहीं है या नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंसैनिटी, हमने कहा कि एक पार्टनर इंसैनिटी के अंदर अगर आ जाता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअलिबिलिटी खत्म हो जाती है, तो हम क्या करें सर, ये पॉइंट आते ही तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कौन जाएगा, पार्टनर तो जा नहीं सकता, अदर पार्टनर जा सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं, उसके अथॉराइज पर्सन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप कोर्ट में जाइए, रिजॉल्व करवा दीजिए, वो चीज आपकी वहां खत्म हो जाएगी। क्यों, इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी इंपैक्ट हो रही है। राइट, मिसकंडक्ट, वो पार्टनर खुद नहीं जाएगा तो उसके साथ वाले पार्टनर्स, उससे पड़ोसी, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी जा सकते हैं। मिसकंडक्ट है, किसी पार्टनर ने मिसकंडक्ट कर रखा है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो फर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है, बाकी पार्टनर्स जाके उस फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। परमानेंट इनकैपेसिटी, यानी अगेन इसी तरह का कोई ऑप्शन हो गया है,
अब वो पैरालिसिस हो गया है या किसी कारण से वो उठ नहीं पा रहे हैं या वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से परमानेंट इनकैपेसिटेट हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, तो भी आप कोर्ट में जा सकते हो। परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, वो कंटिन्यू लेवल पे फ्रॉड कर रहे हैं, कंटिन्यू हमने उनको बहुत वार्निंग दी है पर उसके कारण हमारे फर्म को बहुत लॉस हो रहा है, आपका एग्रीमेंट ब्रीच हो रहा है, तो भी आप कोर्ट में जा सकते हैं, तो भी आप यहाँ पे पार्टनरशिप को डिसॉल्व करवा सकते हैं। क्लियर? देन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आपने बिना पूछे बिना परमिशन लिए अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया है, जो बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स है दे डोंट वांट टू मेक एनी डील विद अ थर्ड पर्सन, तो रिमेनिंग पार्टनर्स वहां जा सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि सर बंद करवाना है, कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, फर्म बिल्कुल नहीं चल पा रही है, बिजनेस खराब हो गया है, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, आप भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, सर बंद करवा दीजिए, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड। जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड का क्या मतलब है कि सर कोई भी हमारे पास में हमें कोर्ट को लगता है जैसे कि वहां पे किसी तरह की चोरी हो रही है, पिलफ्रीलेज हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, कोर्ट इंटरफेयर करना चाहता है, कोर्ट को पता है कि ये गड़बड़ हो रही है, तो भी कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। यानी यहाँ पे हमारे पास में क्या पॉइंट आया कि पार्टनर खुद, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है जिसकी वजह से फर्म बंद हो रही है, वो खुद नहीं जा रहा है। इन सारे केसेस में आपके रिमेनिंग पार्टनर्स या उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां जाता है, कोर्ट में अप्लाई करता है कि हमें बंद करवाना है। यहाँ जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड में कोर्ट के पास ऑप्शंस है कि कोर्ट चाहे तो इंटरफेयर कर सकता है, कोर्ट चाहे तो यहाँ पे उनसे लिक्विडेट करवा सकता है, फर्म को बंद करवा सकता है। फाइन, तो ये आपके प्रोविजंस हैं जब हम कोर्ट की बात करते हैं। रियली ओके। देन हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपका इसके अंदर से, क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कैसे होगा। तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन जो एकदम क्लियर हमारे को समझ में आ रहे हैं। क्या अगर वॉलंटरी डिसोल्यूशन करना चाहें, क्या मोड है, कैसे, कौन से रीजंस में। सेकेंड क्वेश्चन, कोर्ट का ऑर्डर, कब आप कोर्ट का ऑर्डर ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिसोल्यूशन के क्या मोड होते हैं। दोनों आपके बताने हैं, वॉलंटरी भी बताना पड़ेगा और कोर्ट का ऑर्डर भी बताना पड़ेगा। फाइन, तो ये आपके पास प्रोविजन आता है, दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पास वहां पे मिल सकता है। ओके, अब इस डिसोल्यूशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका एंड क्या होता है। तो सर ऐसा है कि आपने डिसॉल्व कर लिया पर पीछे के कुछ काम बाकी है, कुछ हमने ले रखा है, कोई काम ले रखा है, एंड इन वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास पड़ा है, स्टॉक पड़ा है, हम उन्हें बेचना चाहते हैं, तो क्या करें। सर आपके जो भी राइट्स पहले थे, डिसोल्यूशन के पहले थे, वो कंटिन्यू करेंगे, आप अब भी उन सामान को बेच सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस को खत्म कर सकते हैं, बट न्यू ऑर्डर्स जो आप ले रहे हैं उसके लिए फर्म की लायबिलिटी नहीं रहेगी। जो ओल्ड ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के लिए लायबिलिटी है, वो लायबिलिटी आपकी कंटिन्यू रहेगी, और उसके बाद आपको वहां पे सारे प्रोविजंस जो हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करना पड़ेगा, सारे एसेट्स को बेचना पड़ेगा। क्लियर, ये तो हमें पता है। ओके, नॉर्मल सी कंडीशन है। देन हमारे पास इसमें पॉइंट्स क्या आते हैं, सर एक्ट्स जो आफ्टर डिसोल्यूशन किए गए हैं उसमें किसकी लायबिलिटी है। आपके थर्ड पर्सन को पता है कि हाँ इनके पास कोई लायबिलिटी नहीं है, तब तो फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। और अगर आपने नोटिस दे दिया है, पब्लिक नोटिस दे दिया है, तो भी पार्टनर से किसी भी एक्ट के लिए फर्म की कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी। राइट, फर्म जो है वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है, अगर बशर्ते आपने नोटिस दे दिया है कि हम डिसॉल्व हो चुके हैं, तो वहां पे एक्ट डन आफ्टर डिसोल्यूशन के लिए लायबिलिटीज खत्म हो जाती है। उसके बाद में राइट्स ऑफ पार्टनर्स टू वाइंड अप द बिजनेस, ये तो हम बता चुके। अकाउंट्स को सेटल करवाने का राइट रहता है पार्टनर के पास में कि वो वहां पे पेमेंट ऑफ डेट्स करवा सकते हैं, अपने एसेट्स को बिकवा सकते हैं और इसे वाइंड अप करवाएंगे। और जब तक वो प्रोसेस हो रहा है वाइंडिंग अप का, सारी लायबिलिटीज, सारी अथॉरिटीज रहेंगी, आप वहां पे बेच सकते हैं सामान, आपका WIP पड़ा है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इज रियली इंपॉर्टेंट, तभी आपका कंप्लीट होगा। लायबिलिटीज को आपको पे ऑफ करवाना है, असेट्स को आपको बेचना है। और किस तरह से पे ऑफ होगा, सर जो सिक्योर्ड लायबिलिटीज है, जो लोन्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, वो सबसे पहले जाएंगे। उसके बाद आपकी कैपिटल अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा, पार्टनर्स का इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाएगा, प्रॉफिट्स का पेमेंट किया जाएगा, उन सब चीजों का वहां पे पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन पेमेंट ऑफ डेट एंड सेपरेट डेट, इसमें हमने एक छोटी सी बात कही है कि सर जिसकी प्रॉपर्टी है पहले उसका डेट पे किया जाएगा। फर्म की प्रॉपर्टी है उसे हम यूज करेंगे फर्म का पेमेंट करने में। पर्सनल लायबिलिटी तभी आएगी जब फर्म में से कुछ बच गया, और पर्सनल लायबिलिटी में अगर आपके पास कोई पर्सनल लोन भी है तो हम
पहले ये पर्सनल लोन का पेमेंट करेंगे, उसके बाद में ही हम उसे फर्म में यूज कर सकते हैं। यानी जिसकी प्रॉपर्टी है पहले उसकी डेट्स पे करेंगे, फिर हम उसे दूसरे के लिए यूज कर पाएंगे। फाइन, क्लियर। तो ये आपका चैप्टर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके पास में डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन से 1-2 क्वेश्चन आपके पास देखे जा सकते हैं। सो दिस वाज योर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कंप्लीट हो गया है। हमारी तीनों यूनिट कवर हो गई है। आई होप कि आज तक आपने जितना भी किया है उसको आपने वाकई में लर्न करके कंप्लीट किया है। So we will meet next week with another video. That video is depending on you कि अगर आप डिमांड करेंगे तो हम केस स्टडी का बनाएंगे, else we will go on with next unit. और उसके साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके क्वेश्चंस यानी कि बैक क्वेश्चंस, इसके एडिशनल आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस भी साथ में कर रहे हैं। देखिए, हम केवल आपका रिवीजन करवा सकते हैं बट हम आपको याद नहीं करवा सकते हैं, वो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप साथ साथ में पढ़ते रहें, अपने शेड्यूल को खराब ना करें और इसी तरीके से आप उसे कंप्लीट करें। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप you have gained from this. I will be waiting for your comments for the next video. Till then, stay healthy, be happy. Bye bye.